my dear students, how are you? Welcome to the session. I hope you are doing extremely well और आप बहुत मन लगा के अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं. आज हम कर क्या रहे हैं? आज एक रिवीजन सेशन है. अब देखिए आपने इतनी सारी क्लासेस अटेंड कर ली तो एक रिवीजन सेशन तो बनता है ना. इसको आप टेस्ट कह दीजिए, रिवीजन सेशन कह दीजिए, प्रैक्टिस सेशन कह दीजिए, जो आपका मन करे कह दीजिए. बट इंटेंट इस सेशन का ये है कि आपने अब तक जो पढ़ा है हम एक बार रिवाइज कर ले. और रिवीजन थ्योरेटिकल फॉर्म में नहीं करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे, राइट? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो हमें क्वेश्चंस मिलने हैं. अगर आपको कहीं इस सेशन के बाद लगे कि मेरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ा हर्डल आ रहा है, या हम होमोनिम्स करेंगे, कंफ्यूजिंग वर्ड्स करेंगे, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस करेंगे, तो जहाँ आपको लगे ना ऐसी एक फीलिंग आती है ना कि मन नहीं मान रहा, अभी मज़ा नहीं आ रहा, मतलब और एफर्ट की ज़रूरत है या कॉन्सेप्ट रिविजन की ज़रूरत है, तो इतना तो मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ कि आप जाएंगे घर पर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, घर पर ही हैं, जहाँ पर भी हैं, आप वो वीडियोस वापस रिवाइज कर लेंगे. जैसे आपको रियलाइज़ हुआ कि मैंने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चंस तो पकड़ लिए पर मेरे को कॉम्प्रीहेंशन में अभी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, राइट? ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने एक बार देखा तो आप बार बार नहीं देख सकते. कई बार हमें स्ट्रैटेजीज़ को भी री इन्फोर्स करना पड़ता है, राइट? तो कोई बात नहीं, जब तक आपका मन ना माने एंड यू गेट दैट फीलिंग दैट नाउ आई एम prepared, you get that feeling that now I am sorted, right? So that sort of conviction, that self belief, that confidence is very important when we talk about cracking competitive exams, right? आपको एक फेथ आ जाता है कि हाँ अब मैं सॉर्टेड हूँ. और स्टूडेंट्स कहते हैं कैसे आता है फेथ मैम, हमको तो नहीं आ रहा अभी तक. तो अभी तो आपने प्रेपरेशन बिगिन करी है और ये फेथ आता है जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, बहुत मेहनत करते हो, राइट? सो यू शुड बी रियली विलिंग टू पुट योर हार्ट एंड सोल. एंड व्हाट इज द इंटेंट ऑफ द सेशन? टू मेक यू realize that, identify your weak areas, the areas where you're still struggling, or certain here and there you've missed any concept, you could revisit and take a look at them, be confident and polish your concepts, right? So don't take it as a test, take it as a revision, take it as as an analysis session where you are identifying your challenges, where you're identifying your pitfalls. और ये एक रेगुलर एक्सरसाइज आपको करते रहनी है, राइट? तो अब आपको लगे कि 5 7 10 क्लास हो गई मेरी, अब मुझे ना एक बार चेक करना है कि मेरा कितना प्रोग्रेस है, या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक पहुँचा, या मेरा प्रेपरेशन लेवल कहाँ तक पहुँचा. तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा वाइटल है कि आप क्या करो, आप बार बार मॉक्स देते रहो. आप एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया या खुद ही एक सेक्शनल टेस्ट बना लिया, मतलब आपके पास क्वेश्चंस का तो बहुत सारा होता ही है पूल. और नहीं है पूल तो मेरी सलाह कहाँ से क्वेश्चंस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, राइट? तो कोई आपने एक प्रीवियस ईयर का पेपर ले लिया, आपने क्या किया, आपने उसमें 2 आरसीज उठाए, एक क्विक टेस्ट बनाना है. तो सपोज करो आज मैं आधा घंटा फ्री हूँ, राइट? इवनिंग में मेरी कोई कोचिंग नहीं है, मेरा कोई ट्यूशन क्लास नहीं है, या स्कूल में छुट्टी थी आज, या वीकेंड है, या वीकेंड पे प्लान था वो कैंसिल हो गया, कहीं पे आपको आधा घंटा मिला, तो आपने क्या किया, आपने एक क्विक सा एक टेस्ट बना लिया. दो कोई भी एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया, उसमें 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उठाए, टाइमर लगाया और पेपर सॉल्व कर लिया, राइट? तो इस तरह के प्रेशर्स आपको खुद को देने, और वो कब होता है जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो, राइट? और जैसे मैंने आपको कहा कि इंग्लिश सेक्शन ना आपको इंग्लिश के अलावा बाकी सारे सेक्शंस में भी हेल्प करेगा, राइट? क्योंकि जितना आपकी एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द इंफॉर्मेशन बेटर हो जाएगी, उतना आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे इन द अदर सेक्शंस ऑल्सो, राइट? सो इट इज़ डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग. और जितना हो सके आप रीड करिए, ताकि वो फियर ऑफ रीडिंग और जो आप एकदम से बड़ा टेक्स्ट देख के इंटिमिडेटेड फील करते हैं ना, वो एंग्जाइटी, वो नर्वसनेस चली जाए, राइट? चलिए तो फिर आज सेशन स्टार्ट करते हैं. आई होप यू आर रियली एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल कॉमेंट्स. आई रीड देम ऑल एंड आई फील सो हैप्पी दैट द सेशंस आर कंट्रीब्यूटिंग. थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है कि हम एक तो करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आरसी के. और अब ये तो आपको पता है कि हम करते क्या हैं, हम हमेशा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि वही हमको बड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हियर
एंड 2023 का एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जो हम पिक करेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूजुअली बहुत एफर्ट लेते हैं और थोड़ा सा इंटरमिडेटिंग होते हैं, थोड़ा प्रेशर फील होता है, तो हम सबसे पहले डिफ़िकल्टी कर लेंगे, राइट। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब जो आपको सबसे चैलेंजिंग लगता है ना उसको सबसे पहले कर लो, राइट। अदरवाइज क्या होता है, वो आपको ट्रबल करता रहता है ऐसा होता है ना, आपको कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है, आपने कहा यहाँ करती हूँ, छोड़ देते हैं, अभी कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई असाइनमेंट करना है, कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई टॉपिक रिवाइज करना है। जैसे मुझे बायोलॉजी बड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी जब मैं स्कूल में थी, तो मैं क्या करती थी, उसको डिली डैलिंग करती रहती थी कि करना है। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ रही हूँ पर मेरे दिमाग में यार बायो भी पढ़नी है। ओ माय गॉड, वो फ्रस्ट्रेशन, वो प्रेशर ही मुझे किल कर देता था। किल तो मैं जिंदा हूँ पर मतलब डरा देता था। तो सबसे पहले जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है ना उसको सबसे पहले निपटाइए। ये बहुत बढ़िया मंत्र है फॉर सक्सेस, फॉर लाइफ ऑल्सो। जो चीज़ आपको ट्रबल कर रही है आप उसको छोड़ दोगे ना, तो एक तो वो छूटी तो पड़ी है और वो आप साथ साथ प्रेशर लेके चलोगे कि ओ माय गॉड ये करना है, राइट। सो दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर वी रियली डोंट वांट टू कम टू अस। इट्स बेटर दैट यू यूटिलाइज दैट एनर्जी, यूटिलाइज दैट एफर्ट इन गेटिंग बेटर इन दैट सब्जेक्ट और एरिया, राइट। चलिए, फिर उसके बाद हमने कंफ्यूजिंग वर्ड्स का एक सेशन किया था, राइट। तो उसी में से मैंने वर्ड्स पिक करे हैं, राइट। तो हमने कुल मिला के 40-50 वर्ड्स सीखे थे उस सेशन में। तो एक क्विक टेस्ट हो जाएगा, राइट, रिविजन हो जाएगा आपका। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के भी कवर करें। तो अब हमें ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस तो करने ही हैं फंडामेंटल क्लैरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स बार बार घबराते हैं ग्रामर से, कहते हैं मैम कोई सीधा क्वेश्चन तो विजिबल होता नहीं है तो क्यों करें ग्रामर। नहीं, करिए ग्रामर, राइट। ग्रामर आपको बहुत हेल्प करती है लैंग्वेज को लेकर क्लैरिटी बिल्ड करने में, राइट। अगर ग्रामर हेल्प नहीं करती होती तो वो आप सोच रहे हो कि कोई भी लैंग्वेज का उतना डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। तो असेंशियल है, ज़रूरी है, राइट। मैं आपको कोई ऐसा काम नहीं कहूँगी करने को जो आपके लिए असेंशियल ना हो, ज़रूरी ना हो, जिससे आपकी ग्रोथ ना होती हो, राइट। इतना तो आप बिलीव मुझ पर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, मैम आप कितनी बार बताओगे, जब तक तुम्हें अच्छे से समझ नहीं आ जाता, राइट। तो पहला फोकस कि मेरी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ये तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो एक क्वेरी आई थी जिसको मैं अभी एड्रेस कर देती हूँ। एक क्वेरी आई थी कि क्या मैम हम क्वेश्चंस पहले देख सकते हैं तो हमें ज़्यादा ईज रहेगी पैसेज को रीड करने में। देखिए कोई हार्म नहीं है, अगर येस और नो में है तो येस यू कैन डू इट, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में आप वही इन्फॉर्मेशन को देखते रहो, क्योंकि अगर वही इन्फॉर्मेशन देखोगे ना तो पैसेज को पूरा अब्जॉर्ब करने में कहीं हिंड्रेंस आ सकता है, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम मैं बस ध्यान में रखूंगी कि इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस क्रिएटेड हैं और मैं पैसेज पे पूरी फोकस के साथ पैसेज को एम्ब्रेस करने की कोशिश करूंगी, देन इट इज़ परफेक्टली फाइन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको कई स्टूडेंट्स के साथ होता है क्वेश्चन देख लिए फिर वो दिमाग वही इन्फॉर्मेशन को ढूंढता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप पैसेज को समझ नहीं रहे होते, आप एक रैंडम सी स्कैनिंग कर रहे होते हो टू लुक फॉर दोज कीवर्ड्स। तो उससे उतना मज़ा नहीं आता, उतनी इफेक्टिवनेस, उतनी एक्यूरेसी नहीं बिल्ड होती। और कहीं ना कहीं आपको कोई एक या दो क्वेश्चंस तो ऐसे मिलेंगे जो पूरे पैसेज पे बेस्ड है, तो पूरे पैसेज को तो आपको समझना ही है। मतलब देयर इज नो शॉर्टकट और एस्केप हियर दैट यू आर लुकिंग फॉर द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस एंड देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर द सेम वर्ड्स इन द पैराग्राफ एंड देन फेचिंग योर आंसर। You can do that, but please do always as in capital letters in mind that you have to absorb what the information is conveyed in the overall passage, right। वो नहीं मिस कर सकते आप, राइट। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, आपको ये लगता है कि मेरे को ईज रहेगी फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में अगर मैं क्वेश्चंस पहले देख लूँगी, बिल्कुल देख लो। पर फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं पहले पूरा पैसेज रीड कर लूँ, मुझे क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद मैं क्वेश्चंस कर लूँगी, उसमें भी कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं, राइट। तो पैसेज पढ़ना समझना वाला स्टेप तो इंटैक्ट ही है। आपकी इच्छा है, आप देखना चाहो से बस सिर्फ ये होता है देख लो, तो कई बार दिमाग में ना वही कीवर्ड्स घूमते रहते हैं, आप
उन्हीं को ढूंढते रहते हो, तो ढूंढना शुरू कर देते हो और पैसेज को रीड करना कहीं छूट जाता है। पर अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप दैट हेल्प्स। अब उसके बाद पैसेज की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो तो हमने क्या 3 गोल्स डिसाइड किए थे, सिंपल से, कि फोकस ना लूज हो, राइट। और दूसरा गोल हमने क्या डिसाइड किया था कि जो भी क्वेश्चन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज पे बेस्ड है वो हम आंसर कर लें। और तीसरा गोल क्या था कि भाई मुझे ना स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए पता हो कहाँ पर जाना है, जाऊँगी मैं, राइट। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम के स्ट्रेस में रिटेन हो जाएगी, नहीं हो पाती, तो आई विल गो बैक। बट द पॉइंट ईयर इज आई शुड नो वेयर टू गो बैक, आई कांट वॉन्डर, राइट। मैं भटक नहीं सकती एग्जाम में कि कहीं देखा था, कहाँ था, सुना सुना सा लग रहा है, फमीलियर लग रहा है, और फिर आंसर चॉइस में क्योंकि नर्वसनेस हो गई, एंग्जाइटी हो गई, प्रेशर बढ़ गया, तो आपने कहा हाँ हाँ ऐसा सा कुछ पढ़ा था और आंसर मार्क करके आ गए। ऐसा गड़बड़ करनी नहीं है भाई, प्लीज़ डोंट डू दैट, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि हमें पैसेज समझना है। सेकेंड क्या करना है, क्वेश्चन तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आया तो मुझे पता नहीं चलेगा मुझे करना क्या है। जब मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है तो मैं सही कैसे करूँगी, राइट। और ये तो एक आपको नहीं लगता कि ये तो एक लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल पॉइंट है कि भाई पता होना चाहिए करना क्या है, तभी आप पाथ चूज़ कर पाते हो। हाँ, रिसेंटली मैंने ना आपने भी देखा होगा विराट कोहली का वो स्कूल में स्लैम बुक्स भरते थे ना, मतलब अब पता नहीं आप लोग क्या करते हो। अब विराट कोहली एंड आई हैव द सेम एज, तो हम तो करते थे कि जब हमारा फेयरवेल होने वाला था, मतलब स्कूल में पास आउट हो रहे थे, तो एक स्लैम बुक थी, वो अपने फ्रेंड से भरवाते थे। तो उसमें उन्होंने लिखा था व्हाट डू यू वांट टू बी, तो उनके एक फ्रेंड की स्लैम बुक विराट कोहली ने भरी और उसमें लिखा था आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, राइट। तो आपको इतनी क्लैरिटी है तभी आप देख रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलती है, राइट। तो आप भी ना अपने दिमाग में गोल क्लियर कर लो, मुझे तो टॉप नॉच लॉयर बनना है, कंट्री का सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है, राइट। मुझे तो बेस्ट परफॉर्म करना है, राइट। आई हैव टू बी at the best of my careers, you know, and then you'll be having that inspiration, वो dedication, वो motivation आ जाएगा which will not stop you, right। चलिए जी। so second question understanding important है। और third मैंने आपको कहा ही कि elimination करिए। elimination का मतलब है कि incorrect answer choice को निकालते जाएंगे, जो बचेगा वो correct answer है। और ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। वर्बल में सिलेक्शन कम करिए, एलिमिनेशन पे ज़्यादा फोकस करिए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अब तक क्या है, हम यूजुअली सिलेक्शन पे ही बिलीव करते हैं, एलिमिनेशन हमने सीखा कम है या हमें एक्सपोजर नहीं है, या हमारे लिए फॉर मोस्ट ऑफ यू इट विल बी अ न्यू टर्म, बट life is all about learning new things, right? So believe in the strategies, practice, अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज टिल यू स्टार्ट गेटिंग एक्यूरेसी। एक बार आपको लगे कि मेरा 80% 70% एक्यूरेसी स्ट्राइक होने लग गई है, फिर आप टाइम का प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक ये भी डाउट था कि मैम एक्यूरेसी पे काम करें, क्वेश्चन सॉल्विंग पे करें, सबसे पहले स्ट्रैटेजी एप्लीकेशन पे करिए। उसके बाद सेकेंड जो आपका पैरामीटर है वो एक्यूरेसी होगा, और एक्यूरेसी के बाद फिर टाइम होगा। ये इसको इसी ऑर्डर में करें, राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पैसेज रीड करते हैं। तो ये हमारे पास एक पैसेज है। so this is a previous year passage, right, as I did tell you before. So we'll do the mapping first, right। mapping का मतलब हम quick notes बना लेंगे, very quick। we are going to keep it very crisp, we are not adding a lot of details, otherwise it's going to start consuming time and that we would not want। we are going to pay attention to proper nouns। कहीं आपको read करते वक्त लगता है कि possibly ये वाली term तो मेरी इस term से, इस sentence से question आ सकता है, ऐसी intuition reasoning build होती जाती है। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो उसको मार्क कर लेंगे, ट्रांजिशन वर्ड्स को देखेंगे, राइट। ओपनिंग लाइंस, क्लोजिंग लाइंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, रीड पूरा का पूरा पैसेज करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शाबाश। Down by the sandy banks of the Yamuna river, the men must work quickly। So यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि यमुना रिवर के बैंक पे, तट पर, राइट, दैट्स बैंक। सो यमुना रिवर के बैंक पे देयर आर मेन वर्किंग and they have to work quickly। so that's what the sentence is trying to say। at a little past 12 am one humid night in May। तो humid होता है, उमस होती है जब, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि बारिश नहीं हो रही, गर्मी बहुत है, वो चिप चिप, that is humidity, right। they pull back the black plastic tarp is that a cloth, tarpaulin जिसको बोलते हैं, covering 3 boreholes
संक डीप इन द ग्राउंड। बोरहोल समझते हो, ज़मीन में गड्ढा करते हैं जब टैंक्स बन रहे होते हैं, या बोरवेल बनना होता है जहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट होता है, राइट। दे देन ड्रैग थिक होजेस। होजेस आर दोज बिग पाइप्स, राइट। आई एम श्योर आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखे होंगे, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप्स होते हैं, वो होजेस कहलाते हैं। Towards a queue of 20 odd tanker trucks idling quietly with their headlights turned off. Idling, this comes from the word idle, मतलब फ्री बैठे हैं, अभी कोई काम नहीं कर रहे। सो दिस इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग अ सीन, राइट। और जितना हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पाइप्स हैं, यमुना रिवर के पास हैं, और टैंकर्स खड़े हैं विद देयर हेडलाइट्स टर्न्ड ऑफ। द men वर्क इन अ टीम। सो हाउ आर men वर्किंग इन केस द क्वेश्चन कम्स? दे आर वर्किंग इन अ टीम। तो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि हाउ आर men वर्किंग, सो यू कुड कम हियर एंड फेच द आंसर। While one man fits a hose's mouth over a borehole, another clambers atop a truck at the front of the line and shoves the tube's opposite end into the empty steel cistern attached to the vehicle creaky frame. So this is basically describing that how men are working together. आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि how are men working together, this is the place where you need to come from. अब ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं ढूंढना पड़ेगा? क्योंकि आप यहाँ से जो आपने अपनी मैपिंग करी है वहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रेस कर लोगे। अब कैच ये है कि आपको ना अपनी डिपेंडेंसी इस मैपिंग पे इसलिए रखनी है कि आपको यहाँ पर पता चल जाए पैसेज में कहाँ पर जाना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं तो पैसेज पे नहीं जाती, मैं तो नोट्स ही बड़े स्ट्रांग बना लेती हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बॉस आप, क्योंकि फिर क्या होगा, अपना टाइम रियून करके आ जाओगे, आपका पेपर नहीं कंप्लीट होगा, राइट। सो और डोंट बी टू डिपेंडेंट ऑन वॉट यू आर राइटिंग। द डिपेंडेंसी शुड बी दैट वेर एवर यू हैव मेड योर क्विक नोट्स, वेर एवर यू हैव मैप्ड द पैसेज, दैट शुड हेल्प यू गो बैक टू द टेक्स्ट, राइट। तो ये गोल क्लैरिटी जरूर रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑन कर, ये हिंदी का टर्म यूज कर लिया इन्होंने। ऑन कर समवन शाउट्स इन इंग्लिश ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मतलब उसी समय, क्विकली। हिज ऑर्डर टू स्विच इट ऑन आर ओबेड। ओबेड का मतलब फॉलोड, राइट। डीजल जनरेटर्स हाउस्ड इन नियर बाय शेड्स। हाउस्ड मतलब नियर बाय शेड्स के अंदर थे, राइट। बिगिन टू थ्रम। थ्रम मतलब एक साउंड आने लग गई कि भाई वो आ रहे हैं। सबमर्सिबल pumps installed in the borehole shafts drone as they disgorge thousands of gallons. Disgorge मतलब निकल के आना, राइट। इमर्ज होके आना, खूब सारा पानी आ गया पाइप से। ग्राउंड वाटर फ्रॉम डीप इन द अर्थ। तो अब आई एम श्योर अब आपको स्टोरी समझ में आ गई है कि कहीं पर पानी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लैंड से, बोरवेल खुदवा के, और वो होज से आ रहा है। और उस पर जो शुरू में कहा था कि वाटर टैंक्स खड़े हैं आइडलिंग अराउंड, तो बेसिकली देर इज़ वन प्लेस वेयर दे आर ट्राइंग टू गेट वाटर फ्रॉम द डीप विद इन द अर्थ। द लिक्विड गशेस, तो लिक्विड इज नथिंग बट द वाटर हियर। गशेस थ्रू, गशेस मतलब आवाज़ करता हुआ यहाँ पर आ गया, राइट। सो दिस लिक्विड इज नथिंग बट वाटर को रेफर कर रहे हैं, राइट। सो the liquid gushes through the hoses and into the truck's tank. So basically this is trying to explain that what is happening further, right. The full trucks don't wait around as the hose team continues its work. Drivers nose down a rutted dirt path until they reach a nearby highway. तो मतलब टैंक्स ने पानी भर लिया और वो हाईवे पे निकल गए। सो दैट्स द हाउ द प्रोसेस इज बीइंग डन, राइट। तो हाउ यू कुड राइट द प्रोसेस, जो भी आपको समझ में आता है। और मीनवाइल यहाँ तक पहुँच गए तो आपको समझ में आ गया कि लैंग्वेज बहुत इंटिमिडेटिंग नहीं है, राइट। तो आपको क्या करना है, बस समझना है कि पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो हो रहा था वाटर एक्सट्रैक्शन का। दैट्स बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द टेक्स्ट। There they turn on their lights and pick up speed, rushing to sell their bounty to factories, and hospitals, malls and hotels, apartments and hutments across the city of 25 million. तो वो जो उन्होंने बाउंटी टू फैक्ट्रीज मतलब जो उन्होंने वाटर एक्सट्रैक्ट किया, नाउ व्हाट आर दे गोइंग टू डू विद दैट वाटर? दे आर गोइंग टू सेल इट, राइट। एंड सेल टू हुम, तो वो यहाँ पर लिख दिया। आपको क्वेश्चन आए कि किसको सेल कर रहे थे, एक्सेप्ट या किस किस को, 1 2 3 4, 1 और 2 3 और 4 ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं ना। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट दे वर प्लानिंग टू सेल इट टू द फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड ऑल दीज प्लेसेस। एवरीथिंग अबाउट दिस बिजनेस इज इलीगल। देखिए स्ट्रॉन्ग क्लेम है, सब कुछ इलीगल है। इलीगल मतलब सरकार को नहीं पता, यू आर डूइंग इट इन एन अनऑथराइज्ड वे, सो इलीगल। द बोरहोल्स डक, सो व्हाट इज इलीगल? कोई क्वेश्चन है कि क्या क्या इलीगल था इसमें से?
यू कैन कम हियर एंड फेच योर आंसर। तो क्या क्या इलीगल बता रहे हैं कि आपने बोर होल्स डक कर लिए विदाउट परमिशन, मतलब आपने वो डीप विदिन खुदाई कर ली, उसमें आपकी परमिशन नहीं थी, ये एक पॉइंट है। द ट्रक ऑपरेटिंग विदाउट परमिट्स, तो वो विदाउट परमिट्स काम कर रहे हैं। द वाटर सोल्ड विदाउट टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, मतलब आपने पानी निकाला उसको ट्रीट नहीं किया, मतलब ट्रीटमेंट कई बार क्या होता है, ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का सो दैट इट बिकम्स फिट फॉर यूज, राइट। कई बार लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मिनरल्स आर देयर और यू नो एट टाइम्स देयर आर सर्टन डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स होते हैं, तो वाटर को ट्रीट करके यूजुअली कॉमन मैन तक भेजा जाता है इफ़ इट गोज थ्रू द राइट चैनल। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सभी इलीगली हो रहा है और वाटर को टेस्ट भी नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे। वाटर वर्क इज नाइट वर्क, says a middle aged neighbor who lives near the covert pumping station। covert क्या हिडन है, मतलब चोरी से हो रहा है ना। अब आपको समझ में आ गया, इलीगल है, अंधेरे में ट्रक्स हुए, फटाफट भाग गए वो मेन लैंड पे टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर। एंड रिक्वेस्टेड अनोनिमिटी, निम रूट है, ठीक है। निम का रूट का मतलब क्या हो गया, नेम, राइट। सो इज विदाउट, अनोनमस विदाउट नेम, मतलब कई लोग ऐसा होता है ना, बयान दे देते हैं, they make a statement but they do not divulge their identity, so that's when you say that anonymous है। जैसे कई बार आपने कई ऑथर्स और राइटर्स की बुक्स पढ़ी होंगी, कोट्स पढ़े होंगे, नीचे लिखा होता है अनोनिमस, दैट मीन्स वी डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ रिटन दिस पोएम, रिटन दिस आर्टिकल, रिटन दिस चैप्टर, रिटन दिस स्टोरी, गिवन दिस कोट, राइट। सो दैट्स अनोनिमस। बॉसेस अरेंज बायर, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो उन्होंने पूरा ऑपरेशन कैसे हो रहा है वो बताया, और किस किस को वो जो वाटर उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है वो सेल कर रहे हैं वो बताया। फिर उन्होंने बताया कि कैसे सब कुछ इलीगल धंधा हो रहा है यहाँ पर, वो बताया। और फिर मिडिल एजेड मैन का क्या स्टेटमेंट है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो, द स्टेटमेंट ऑफ a middle aged man who lives nearby, right? So then that will give you clarity in case the question comes कि middle aged man ने क्या statement दिया था, तो we can come back, right? तो हमेशा it is very important to embrace the passage। सोचते रहिए, ऐसा मत पढ़िए कि एक टक 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 पढ़ लिया, एक बार पढ़ा पूरा पैराग्राफ पढ़ा, फिर पॉन्डर कर लीजिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड, प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। ये आप जब 10 मिनट सोच, 2 मिनट सोच लेते हो, 10 सेकेंड टाइम दे देते हो, अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा डाउट आया था जब मैं आपके कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, तो उसमें एक ये डाउट था कि मैम जब आपके साथ करते हैं ना तो हमको सब समझ में आ जाता है, और जब हम खुद से करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो यस, ये तो होता ही है, ये तो सबके साथ होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप खुद से करते हो ना तो आप सारी स्ट्रैटेजीज अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो जो टीचर कर रही होती है। जैसे हम क्या करते हैं, आफ्टर रीडिंग एवरी पर्टिकुलर पैराग्राफ वी जस्ट डिस्कस इट फॉर 1 मिनट 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स। तो उससे क्या होता है, आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ठीक रहता है, और आप एक बार पिक्चर बनती जाती है आपके माइंड में कि अच्छा अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ, सो दिस इज़ द एंटायर सिनेरियो। तो जब तक आपको ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आता रीडिंग में, वो क्लैरिटी नहीं बिल्ड होती, वो पेस नहीं डेवलप होता, राइट, वो एक्यूरेसी नहीं आती, तब तक आपको भी करना है, राइट। ये जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा करते रहिए, ताकि आपका ना इन्वॉल्वमेंट पैसेज से बढ़ जाएगा, आपको लाइकिंग आ जाएगी। अभी तो हम में से कईयों का हर्डल ही यही है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एज अ टीचर आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि आपको मज़ा ही नहीं आता इंग्लिश में, राइट। आपको वो फीलिंग ही नहीं आती करने की। बहुतों के साथ ऐसा है, उनको लगता है कौन कर रहा है यार इंग्लिश, राइट। तो अभी तो हम में से कईयों का वही स्ट्रगल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, राइट। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपका ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, पर अगर ये डीप विद इन आपको अभी भी ये प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, है ना। वो थिंग्स विल बिकम बेटर, राइट। बट इट इज़ जस्ट दैट हाउ डेडिकेटेड यू आर इन योर एफर्ट। सो दैट्स अ वे वी आर embracing the passage, we are trying to absorb a lot of information. So when you start feeling confident about the information, you start feeling confident about the RC, then you will get that momentum, then you will start liking the subject। और liking, जैसे ही आपको किसी भी सब्जेक्ट की liking build हो गई ना, फिर तो आपका प्रोसेस ऑफ एन्जॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है। यू स्टार्ट एन्जॉइंग, यू स्टार्ट फाइंडिंग द क्वेश्चंस चैलेंजिंग, फन, यू लुक फॉरवर्ड टू सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस, एंड दैट्स वेयर यू नो यू स्टार्ट डेवलपिंग एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, और फिर तो आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप सब्जेक्ट को एन्जॉय करने लग गए हो तो, ठीक है। सो वहीं तक पहुँचने की कोशिश है हमारी सेशंस में। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर कहा कि कैसे फटाफट वाटर पाइप्स से टैंकर्स में पानी डाला और वो लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कैसा पूरा का पूरा सिस्टम इज वर्किंग इलीगली, और एक मिडिल एजड मैन ने क्या एक स्टेटमेंट दिया वो इस पैराग्राफ ने बता दिया, राइट। लेबर फिल्ड टैंकर्स। सो अगेन हाउ द थिंग इज हैपनिंग कि बॉसेस जो हैं, जो हेड्स हैं,
वो क्या कर रहे हैं, वो बायर्स अरेंज कर रहे हैं, और जो लेबर है वो टैंकर्स फिल कर रही है. पुलिस लुक्स द अदर वे. लुक्स द अदर वे मतलब पुलिस ना नॉट पेइंग अटेंशन. एंड द मसल मेक श्योर दैट नो वन सेज नथिंग टू नो बडी. मसल मतलब क्या होता है, जो पावरफुल लोग हैं, गूंस हैं, राइट. तो उनको वो इंश्योर करते हैं कि कानों मतलब लोग इधर उधर बात ना फैलाएं. सो हाउ द एंटायर सिस्टम इज इलीगली ग्रोइंग एंड वर्किंग, वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं. अगेन सॉर्ट ऑफ एन आंसर टू हाउ teams like this one are ubiquitous. Ubiquitous मतलब they are present in Delhi where the official water supply falls. तो कहाँ की कहानी हो रही है, ये दिल्ली की कहानी है, ठीक है. कि यहाँ पे क्या, जो ऑफिशियल एंड रीज़न ये है कि यहाँ पे वाटर सप्लाई जो सरकार दे रही है, ऑफिशियल वाटर सप्लाई, दैट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द सिटी नीड्स. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो ये रीज़न क्या है, द सप्लाई जो ऑफिशियल वाटर सप्लाई है दैट फॉल्स शॉर्ट. तो लोगों ने फिर क्या रिजॉर्ट निकाला, अ क्वार्टर ऑफ दिल्लीज हाउस लिव विदाउट अ पाइप्ड वाटर. सो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट. अब यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट दिस इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पर अ क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ जो दिल्ली की जनता है दैट इज लिविंग विदाउट अ पाइप्ड वाटर कनेक्शन. मतलब प्रॉपर पानी का कनेक्शन नहीं है वहाँ पर. मोस्ट ऑफ द रेस्ट रिसीव. तो मोस्ट ऑफ द रेस्ट मतलब फिर भी यहाँ पे भी मेजरली तो 1/4 के पास तो है ही नहीं, और उसमें भी जो रेस्ट हैं वो रिसीव वाटर फॉर ओनली अ फ्यू आवर्स ईच डे. तो प्रॉब्लम क्या है, कंडीशंस क्या है यहाँ पर. स्टेटमेंट आता है, कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ऐसा इलीगल काम क्यों डेवलप कर रहा है, तो आप कहोगे कि भाई ये वाली प्रॉब्लम है. आप क्या कहोगे, मतलब पैसेज ने कहा है तो कोई क्वेश्चन पूछा कि वाई दिस इज हैपनिंग, सो दीज आर द पॉइंटर्स, यू कैन कम बैक, फेच द रीजन एंड मार्क द आंसर, राइट. सो रेसिडेंट्स हैव, सो ट्रांजिशन पे ध्यान देंगे. तो हुआ क्या कि व्हाट इज द कंक्लूजन कि अब रेसिडेंट्स हैव कम टू रिलाई मतलब डिपेंड कर रहे हैं on private truck owners, the most visible strands of a dispersed web of city councillors, farmers, real estate agents, and fixers who source millions of gallons of water each day from illicit boreholes and sell the liquid for profit. So that is the reason the dependency has come. And dependency on whom? This entire nexus that is here, right. तो अब ये देखो, ये illicit मैंने आपको सिखाई हुई टर्म है. अब देखो, याद है आपको, ये जब मैंने होमोनिम्स पढ़ाए थे ना, कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको सिखाया था ये, राइट. मैंने आपको तभी भी कहा था वोकैबलरी में कि जब आप वर्ड सीखना शुरू कर दोगे ना, आपको वर्ड्स दिखाई देना शुरू कर देंगे, राइट. तो अब जिसने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स का सेशन देखा हुआ है वो उसका मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जिसने नहीं देखा हुआ वो आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो, ठीक है. चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं. द इंट्रेंच सिस्टम, मतलब इंट्रेंच मतलब अंदर तक घुसा हुआ, राइट. सो हैज़ अ लोकल मॉनिकर, द वाटर टैंक माफिया. सो दिस इज द वाटर टैंक माफिया. 2013 ऑडिट, तो लिख लीजिए कि 2013 ऑडिट. क्वेश्चन आ जाए कि 2013 ऑडिट में क्या मिला हमको, तो वी कैन कम हियर. loses 60% of its water supply. 60%, आप देख रहे हैं, 60% of its water supply to leakages, theft and a failure to collect revenue. So where is the loss happening? Can you see this important point, right? द माफिया डिफेंड्स इट. तो माफिया का पर्सपेक्टिव क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए. माफिया का डिफेंड मतलब अपने काम को कहता है कि मैं गलत क्यों नहीं कर रहा, मेरा रीज़न क्या है खुद को प्रोटेक्ट करने का या खुद को कन्वेंस करने का, लोगों को कन्वेंस करने का कि मैं कोई गलत काम नहीं हो रहा. वो उसका क्या है, माफिया का पर्सपेक्टिव क्या है, या हाउ इज़ द माफिया डिफेंडिंग, प्रोटेक्टिंग इट्स वर्क एज अ कम्युनिटी सर्विस. तो वो कहते हैं कि भाई हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, भाई लोगों के पास पानी नहीं है और हम पानी पिला रहे हैं. पर ट्रांजिशन पे ध्यान देंगे. बट देयर इज अ डार्कर पिक्चर ऑफ दिल्ली सबवर्सिव वाटर इंडस्ट्री, one of a thriving black market populated by small time freelance agents who are exploiting a fast depleting मतलब exhaust हो रहा है, खत्म हो रहा है कॉमन रिसोर्स, एंड इन टर्न थ्रेटनिंग. और बेसिकली मेजर चैलेंज क्या है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि भाई ये तो थ्रेट है, यहाँ पर इतना लॉस हो रहा है. 60% ऑफ वाटर सप्लाई इज वी आर लूजिंग, सिटी इज़ लूजिंग टू लीकेजेस, थेफ्ट, फेलियर टू कलेक्ट रेवेन्यू. और उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई ये जो कर रहे हैं ना लोग, इससे क्या हो रहा है कि जो डिप्लीटिंग कॉमन रिसोर्स है वो लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी में बहुत बड़ा थ्रेट है, राइट. सो दिस इज बेसिकली द कंक्लूजन. ऐसे भी लास्ट सेंटेंसेस ना यूजुअली इंपॉर्टेंट ही होते हैं क्योंकि ऑथर ना अब ट्राइज टू ब्रिंग द डिस्कशन टू अ लॉजिकल एंड, राइट. तो लास्ट सेंटेंसेस को लेकर शुरू में तो इसलिए इंपॉर्टेंट है इनिशियल लाइंस के आपको पता चले कि हो क्या रहा है,
और कंक्लूजन क्या इस्टेब्लिश कर रहे हो, यूजुअली लास्ट लाइन्स में ज़्यादा क्लैरिटी से इमर्ज होके आ जाता है. सो दिस वॉज एक्सट्रैक्टेड विद एडिट्स एंड रिविजन्स फ्रॉम एट द मर्सी ऑफ वाटर माफिया. सो ये कि अमन सेठी हैं, इनका ये आर्टिकल था, इसको इन्होंने एडिट करके आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर में एक पैसेज बना दिया. ठीक है, समझ में आ गया. देखिए अब आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, राइट. आप देखिए कि भाई इस तरह का पैसेज आएगा तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और लिस्ट बना लीजिए. कुछ चैलेंज आता है, मेरा फोकस लूज हो रहा है, तो वो एक चैलेंज बनाइए. रीड ज़्यादा करना है, आपको लगता है वोकैबुलरी में दिक्कत आ रही है, वर्ड्स कई नए थे, तो इतने सारे तो आपने इस क्लास में सीख ही लिए ना, लिखते जाइए. आपको ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूँगी, आप एंड गोल देखने लग जाओगे. एग्जाम में क्या आया, एग्जाम अभी टाइम है, राइट. आपको जो नया वर्ड मिलता है प्रीवियस ईयर में, सेशन में, क्लास में, मॉक करते हुए, आप एक लिस्ट बनाते जाओ और उनका मीनिंग लिखते जाओ, राइट. आपको वर्ड्स मैंने जैसे बताया ना, इलिसिट मिल गया ना आपको, देखिए अभी डिस्कस किया हुआ मिल गया, ऐसे मिलते जाएंगे. जितने ज़्यादा वर्ड सीखते जाओगे, आपको एंड लिमिट मत रखो कि मेरे को ना 10,000 वर्ड की एक लिस्ट कंप्लीट करनी है. आप ये देखो, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, मुझे 10 वर्ड मिल गए. मैंने प्रीवियस ईयर किया, मुझे 10 वर्ड मिल गए. मैंने आरसी किया, 10 वर्ड मिल गए. मैंने वोकैबुलरी का कोई एफर्ट किया, 10 वर्ड मिल गए. जो जो वर्ड आपको मिलते जा रहे हैं, आप उनको सीखते जाओ. बस इस पर फोकस करो, सीखने पर, राइट. आप क्या करते हो फोकस, आपके साथ चैलेंज क्या है, हो ऐसा मेरे साथ एग्जाम में आ गया तो मैं क्या अरे एग्जाम में अभी टाइम है, आप पढ़ोगे ना, अभी तो 4-5 महीने और कल थोड़ी एग्जाम देने जा रहे हो. आज मैम की क्लास देखी, शाम को एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हो. भाई ऐसे फालतू के डर लेके क्यों अभी लाइफ मुश्किल कर रहे हो आपकी. ये बड़ा मुश्किल सा डर है, बड़ा दिमाग में ना बच्चे घबरा जाते हैं. मेरे साथ ही एक पेपर में आ गया, मुझे तो 5 क्वेश्चन में से 3 आए नहीं, या मुझे तो 12 वर्ड नहीं आते थे. तो अभी कल थोड़ी देना है. ये अच्छी बात है, 12 वर्ड नहीं आते थे, पता. अब ये सीखो कि 12 वर्ड नहीं आते थे, चलो आज मैंने 12 सीख लिए, राइट. तो अप्रोच ना यहाँ पर सब सॉर्टेड होना ज़रूरी है, राइट. तो डोंट टेक दिस प्रेशर, यू आर नॉट गोइंग टू गिव द एग्जाम टुमारो, राइट. आप खूब मॉक्स दोगे, खूब प्रैक्टिस करोगे, राइट. अभी तो है आपके पास टाइम, तो बस रिगरस एफर्ट करो. और ये देखो 12 वर्ड आ गए, अच्छा मैंने 12 नए वर्ड सीख लिए, वाह दिस इज अमेजिंग. अच्छी बात है ना, आपको पता हो कि आपको क्या नहीं पता, वाह क्या बढ़िया स्टेटमेंट्स निकल के आते हैं ना क्लास में. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड. तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है इन्फ्रेंस. इन्फ्रेंस व्हाट कैन यू डिड्यूस फ्रॉम द पैराग्राफ, राइट. तो अब देखिए पूरे पैसेज पे बेस्ड है, तो सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन का पूरा पैसेज. अब जो स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हम एक बार पैसेज पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ लें, तो क्वेश्चन पढ़ लो, पर इस तरीके का क्वेश्चन तो फिर भी आएगा, तो पूरा पैसेज तो आपको अब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा, राइट. तो देखिए The water tanker mafia operations, though illegal, are justified giving the vital service. Justify कहाँ कर रहा है भाई ऑथर. ऑथर कह रहा है भाई ये तो थ्रेट है, राइट. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. The water supplied by water tanker mafia is potentially मतलब पॉसिबिलिटी है, राइट. एक पॉसिबल है कि ये कंटामिनेटेड मतलब खराब वाटर है, मतलब विषाणु हो सकते हैं उसमें, दैट्स नॉट प्योर, राइट. तो फिर मेरी बात सुनो आप, कि उसने एक जगह कहा था ना जब शुरू में, आई टेक यू देयर. हाँ, तो उसने बेसिकली कहा था कि ये पानी जा रहा है और इसको टेस्ट भी नहीं करते ये. ये देखो. सो द वाटर सोल्ड विदाउट टेस्टिंग और ट्रीटमेंट. तो मतलब एक पॉसिबिलिटी है ना कि कंटामिनेटेड होगा. अगर कहता डेफिनेटली कंटामिनेटेड है तो फिर भी हम थोड़ा सा डाउटफुल हो सकते हैं, पर अब ये तो बोल रहा है कि पोटेंशियली है, तो रख सकते हैं इस चॉइस को. जैसे मैं बोलती हूँ एक बार सारी चॉइसेस ज़रूर देखिए बिफोर यू टेक अ फाइनल कॉल, एंड दैट्स अ हैक. अब वो हैक्स देखते हो ना, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं यार कूल से हैक्स, राइट. अब पता नहीं, मैं तो देख के वाह करने लग जाती हूँ, पर टाइम ही नहीं मिलता कभी अप्लाई करने का. पर ये वाला हैक आप ज़रूर अप्लाई करो. डू not take a final call till you explore all the answer choices going to work. and you know जब आप पेपर दोगे, जब आपकी बड़ी अच्छी सी AIR आएगी, तब आप मुझे ना तब याद करोगे हमारी एक टीचर होती थी जूही मैम, उनकी वीडियोस देखी थी, उन्होंने कहा था एंड दिस रियली हेल्प्ड. आई मीन जस्ट अ थॉट, ठीक है जी. तो इसको रखेंगे, राइट. और सी को ज़रूर पढ़ेंगे. प्राइवेट ट्रक ओनर्स प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑपरेशंस. वी कांट कॉमेंट दैट हु प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, सो दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड. The water supplied by the water tank mafia is meant primarily for residential use. उसने तो कहा है बहुत जगह यूज़ हो रहा है, होटल्स में हो रहा है, फैक्ट्रीज में जा रहा है, मॉल्स में जा रहा है. तो प्राइमरली ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली निकल के नहीं आता, तो वी कैन एलिमिनेट दिस. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस बी. आई होप दिस इज सॉर्टेड, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Which of the following used in the passage suggests that illegal supply of groundwater is not a recent phenomena? तो देखिए रीसेंट फिनोमिना नहीं है, तो लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी रीसेंट फिनोमिना बेकार चॉइस है, फास्ट डिप्लीटिंग कॉमन रिसोर्सेज बेकार चॉइस है। आप देख रहे हो जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ और मेरे को ऑप्शंस दिखते हैं तो मैं ना फटाफट वो वाली चॉइसेस एलिमिनेट कर देती हूँ जो यूजलेस हैं। वो इसलिए देखिए अगर मुझे एक लड़ाई करनी है, ठीक है, तो मेरे पास 4 एनिमीज़ हैं, मेरे होते नहीं हैं पर मान लें कि मेरे को लड़ाई करनी है और मेरे 4 एनिमीज़ हैं, तो आप बताओ लड़ाई कैसे अच्छी होगी? जब मैं एक से लड़ रही हूँ तो मैं अपना हाथ मतलब अच्छा जी जान लगा दूंगी ना, राइट? और मैं 4 से लड़ रही हूँ तो कभी इसी को कोई इधर पकड़ेगा, मुझे कोई इधर पकड़ेगा। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज try to eliminate few incorrect options, right? So you have fewer enemies to fight, so you can put your channelize your energy in the best way। मतलब चारों ऑप्शंस को लेके मत घूमते फिरो, जितने एलिमिनेट हो सकते हैं निकालो यार, फेंको उसको बाहर, राइट? तो ये दोनों तो बेकार है। यूबिक्विटस बिल्कुल ही मैच नहीं करता, एंट्रेंच मतलब अंदर तक घुसा हुआ है सिस्टम में, तो एंट्रेंच विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द आंसर, ठीक है? चलो, which of the following seems to be author's main concern about the main concern in the passage? तो चलिए देखते हैं। Delhi's water supply infrastructure does not adequately cater to all its residents, but this is not the main concern. The illegal operations of water tank mafia do not depend on the complexity of range of actors, including the police and city councillors, not the main concern. The petty profiteering of few actors come at the immense cost। बिल्कुल एंड में ऑथर ने बड़ा स्ट्रांगली ये स्टेटमेंट दिया कि भाई इमेंस कॉस्ट ऑफ इंडिया सस्टेनेबल एक्सेस टू वाटर, डेफिनेटली एन आंसर। कई आंसर चॉइसेस देखे, बिल्कुल बैंग ऑन आंसर है, बिल्कुल देख के आपको समझ में आएगा कि इससे बढ़िया कोई आंसर चॉइस नहीं हो सकती, राइट? तो अगर आपका पैसेज का ओवरऑल कंट्रोल परफेक्ट है ना, मतलब अभी भी आप देखिए मैंने एक एक लाइन पे मैंने रट्टा मारने की कोशिश नहीं की, पर मैंने स्ट्रक्चर और फ्लो ऑफ आइडिया समझ लिया। तो जब मैंने वो समझ लिया फिर मेरे को कोई क्वेश्चन इतना डरावना लगेगा ही नहीं। All of the following are sounds you can hear as the water tankers are filled except, ये आपको होमवर्क है। आसान क्वेश्चन तो हमेशा आपका होमवर्क जाता है, राइट? एक क्वेश्चन तो करना ही चाहिए भाई, इतनी आपने वीडियो देखी है, पैसेज समझा है, तो इतनी एफर्ट तो बनता है। और आप आंसर ज़रूर लिखा करो कमेंट सेक्शन में, भाई मुझे पता चलता है कितने बच्चों ने पूरा वीडियो देखा, ढंग से देखा, समझ में आया नहीं आया, राइट? सो आई डू डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू जैसे वीडियो रिलीज होता है मेरा सबसे पहला होता है कि कॉमेंट्स क्या आए बच्चों को, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हाउ कैन द सेशंस बी इम्प्रूव, व्हाट कैन बी एडेड। सो आई डेफिनेटली टेक अ लुक एट द कॉमेंट्स, राइट? और अच्छा लगता है जब बच्चे आंसर्स लिखते हैं, जब बच्चे कॉमेंट करते हैं, तो करो ना, आंसर लिख के बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है जी? चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स हिडन? इलिसिट मैंने आपको कहा था, इलिसिट इज इलीगल, ठीक है? आइडलिंग इज यू आर वेस्टिंग टाइम, राइट? आइडियल से वर्ड बना है, मैं फालतू बैठा हूँ, वेला बैठा हूँ, सबवर्सिव हो नहीं सकता, कोवर्ट। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। चलो अब ये अगर हमको क्लियर है तो बस आरसी हो भी गया भाई, शाबाश, पैट ऑन योर बैक। चलो सब खुद को शाबाश कर लो। मेरी बिटिया करती है, शी इज़ 2 years old, तो आई डोंट नो कहाँ से सीख के आई है, मे बी शी गोज टू अ प्ले स्कूल, सो whenever she does something nice, so she'll do shabash like this. It's very cute, right? But such a important life lesson ना, आप खुद को भी कई बार खुद को ही इंकरेज करना होता है, राइट? आपका बिगेस्ट चीयर लीडर आप खुद होने चाहिए, है ना? चलो अब ये क्या आ गया, ये आ गए कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अरे यार ये इलिसिट और इलिसिट तो आए जा रहा है ना, ऐसा होता है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना, मैजिक है वोकैबुलरी बिल्डिंग में। आपने एक वर्ड सीख लिया ना, अच्छे से सीख लिया, वो आपको दिखता रहेगा, राइट? सो ऐसा आपको इतना अच्छे से पढ़ लेना है और ये इतना बिलीफ रखना है कि मेरे से हो जाएगा, राइट? चलिए, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पुलिस टू इलिसिट इज इलीगल, राइट? तो ये मेरे को ही बताना पड़ गया, जबकि मैं चाहती थी आपका होमवर्क हो। तो इलिसिट इज गेट द रिस्पॉन्स, दिस विल बी द आंसर। फॉल्स एलिगेशन होता है आरोप लगाना, राइट? फॉल्स इज रॉन्ग। अफेक्ट और इफेक्ट भी बताया था, तो अफेक्टेड द मेंटल हेल्थ ऑफ रौनक। द सॉन्ग इज एन इंजीनियस। सो बेसिकली ये क्या होता है, इफेक्टेड, दिस इज effect is a noun and affect is a verb, right? और the song is an ingenious, तो ये होता है naive, open, और ये होता है creative, innovative. So of course this is a better word. The lyrics of the songs are so provoking, has a lyricist to be provoking, मतलब
एक्साइट करते हैं, तो यूजुअली अगर इन दोनों में से देखेंगे तो इसका मतलब होता है टू स्कोल्ड सीवियरली या स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, राइट. सो सेंशर्ड एंड द इशू वॉज रिजॉल्व एमिकेबली. एमिकेबली मतलब पीसफुली. ये सारे वर्ड्स हमने करे हुए हैं. अब आपको अगर याद नहीं है तो फिर आपको जाके रिविजन करना है आज, राइट. ये सारे के सारे वर्ड्स, आई डेलिबरेटली टुक द वर्ड्स. अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन सही थे, आते थे, वेरी वेरी गुड, शाबाश. और अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, अब आपको पता है ना आपको क्या नहीं आता एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू. दैट लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 1 पार्ट 2. सो पार्ट 1 में ये सारे के सारे वर्ड्स कवर्ड हैं, आप एक बार ज़रूर देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट. सो हाई पॉसिबिलिटी यू कैन गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर. ओके, चलिए. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने 2 पार्ट्स ऑफ द सेशन तो ऑलरेडी कवर कर लिया. वो कैप के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कर लिए. अब ग्रामर क्यों पीछे रहे भाई, कुछ ग्रामर के कर लेते हैं. आसान क्वेश्चंस, आई प्रॉमिस यू, आपको मज़ा आएगा, ठीक है. तो अभी ऑल इज़ वेल करके 5 क्वेश्चंस ये भी कर ही लेते हैं ना. अरे आ जाओ आ जाओ, अरे कुछ नहीं होता, आ जाओ, चलो शाबाश. सो हमें करना क्या है, हमें एक अंडरलाइन पोर्शन है और हमें देखना है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है अगर तो आपको वो सही लगता है तो आप ए चॉइस को रहने देना, और आपको लगता है कि बी सी डी उनमें से एक बेटर ऑप्शन हो सकता है तो हम उसको पिक कर लेंगे, राइट. क्लिनिकल डाइटिशियंस आर यूजली अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो टेक्निकली नॉट मेडिकल डॉक्टर्स. तो अभी हमने मॉडिफायर्स पढ़ा था, तो टेक्निकली मेडिकल डॉक्टर्स कौन है, नर्सेज और डॉक्टर्स. नर्सेज और डॉक्टर्स कैसे टेक्निकली डॉक्टर्स नहीं हो सकते भाई, ये तो सही नहीं है. और कौन है दो टेक्निकली नॉट मेडिकल डॉक्टर्स, सो वी नीड अ नेम, वी नीड अ नाउन हियर, राइट. तो वर्किंग विद नर्सेज एंड डॉक्टर्स हेल्प, ये भी नहीं मैच करता. हाँ, हु आर टेक्निकली नॉट मेडिकल डॉक्टर्स, क्लिनिकल डाइटिशियंस, यस. तो ये मॉडिफायर का प्लेसमेंट करेक्ट है. तो हम क्या करते हैं, सी को तो ज़रूर रख लेते हैं. और एवरीवन है, एवरीवन कैन नॉट बी मेडिकल डॉक्टर्स, तो इलॉजिकल हो गया, तो मॉडिफायर का सवाल है, राइट. मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ग्रुप वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, राइट. तो जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, राइट, डिस्क्राइब. तो इस केस में देखो, जैसे 2 टेक्निकली नॉट मेडिकल डॉक्टर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, नर्सेज और डॉक्टर्स को. तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो टेक्निकली नॉट मेडिकल डॉक्टर्स को टच कर रहा है, तो दिस डजंट एब्सोल्युटली मेक सेंस, राइट. सो इसलिए ए एलिमिनेट हो गया, यू नीड अ नाउन, इसलिए बी एलिमिनेट हो गया. और एवरीवन तो बिल्कुल ही इलॉजिकल हो जाएगा, राइट. मीनिंग ये एब्सर्ड हो जाएगा. सो व्हाट आर वी गोइंग टू पिक, वी आर गोइंग टू पिक सी एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, समझ में आ गया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड. चलो. A foot high and 9 inches wide, Ross could easily play the 18 keys of toy piano. तो सेंटेंस अगर आप लॉजिकली समझने की कोशिश करोगे तो फुट हाई और 9 इंचेस वाइड जो मॉडिफायर है, ये किसको रेफर करना चाह रहा है, कह रहा है कि पियानो है. और रॉस थोड़ी अ फुट हाई एंड 9 इंचेस वाइड हो सकता है. इमेजिन करके देखो, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना. तो ये तो हटा दो, टॉय पियानो हो सकता है, रखो. 18 कीज ऑन द टॉय पियानो, नहीं 18 कीज नहीं, पूरा का पूरा पियानो था. और रॉस वाली प्रॉब्लम तो ए वाली ही है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, आ गया समझ आपको. देखो मुश्किल तो नहीं है, राइट. अब आप दिमाग में मुश्किल बनाओगे तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, और दिमाग में सोचोगे कि सब ठीक हो रहा है, मुझे आ रहा है समझ में, ये सेल्फ बिलीफ रखोगे तो सब आसान हो जाएगा, है ना. चलो और देखते हैं. एवरीबडी एट द पार्टी लव द पाइनएप्पल केक शैरन मेड. तो मैंने आपको जब प्रोनाउंस पढ़ाए थे ना, मैंने आपको कहा था भाई एवरीबडी सिंगुलर है, राइट. तो एवरीबडी सिंगुलर है तो फिर क्या होगा, जो वर्ब उसके साथ जाएगा वो भी सिंगुलर जाएगा. तो एवरीबडी सिंगुलर है, लव एक प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर तो अग्रीमेंट ही नहीं है, राइट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की प्रॉब्लम है. समझ में आ गया. सो अब कैसे करेक्ट करें, ये तो एरर है ही, इसमें हटा दो. एवरीबडी एट द पार्टी लविंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो तो डाला नहीं इसने, तो ये तो कोई वर्ब फॉर्म ही नहीं हुआ, इसको एलिमिनेट कर दें. एवरीबडी एट द पार्टी लव्स द पाइनएप्पल केक शैरन मेड, बिल्कुल. तो यहाँ पर अगर हम देखोगे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई है, सी को रख सकते हो. डीपर आओ, एवरीबडी लव्स द पाइनएप्पल केक शैरन मेड एट द पार्टी. तो इस केस में आपको ये देखना है कि दो द एरर इज रेक्टिफाइड बट दिस चेंजेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस.
तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो करेक्ट आंसर चॉइस होगी, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है कि पहले तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, मतलब उसमें कोई विजिबल ग्रामेटिकल एरर ना हो. सो इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट. उसके बाद उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, जैसे इस केस में हो रहा है. इसका मतलब तो है शैरन ने पार्टी में केक बनाया, ये तो ओरिजिनल सेंटेंस नहीं कन्वे कर रहा ना. सो दैट इज गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग द सेंटेंस इज ट्राइंग टू कन्वे. दिस शुड नॉट हैपन, राइट. सो द इंटेंटेड मीनिंग शुड नॉट चेंज. सो मीनिंग शुड नॉट चेंज, राइट. ये ध्यान रखिएगा. कई बार ऐसा होता है कि एरर तो नहीं होता पर सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो जाता है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, तो मार्क कराते हैं. ये गलती ना करें. और थर्ड, जितना हो सके इट शुड बी लेस वर्डी. सो दीज आर 3 प्रिंसिपल्स. ये कहीं भी जहाँ पढ़ रहे हो ना, मैंने लिख दिया है. आई होप राइटिंग क्लियर है. मैं एक बार ना वापस बोल देती हूँ. ग्रामेटिकली करेक्ट, मीनिंग शुड नॉट चेंज, लेस वर्डी, राइट. सो ये ध्यान रखना. ये भी एक फीडबैक आया है कि मैम थोड़ा ढंग से लिखा करो. मैं कोशिश करती हूँ यार, पर टीचर्स की राइटिंग भी डॉक्टर्स जैसी हो जाती है पढ़ा पढ़ा के, ठीक है. तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं. यू कैन पॉज द वीडियो राइट ईयर एंड नोट इट डाउन. वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है. चलिए, तो हो गया ये क्वेश्चन. फिर हम सी मार्क करके आ जाएंगे इसको. अब नेक्स्ट देखते हैं. The band performed harmoniously as they moved through elaborate and challenging 4-part harmonies. तो बैंड क्या है? कलेक्टिव नाउन है. जब मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाया था तुमको, तो मैंने कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था. अब कुछ ने वीडियो नहीं देखा तो भाई क्यों नहीं देख रहे हो? देखने की है, वो ग्रामर भी पढ़नी होती है, ठीक है. तो कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली क्या होते हैं? सिंगुलर मानते हैं उनको, ठीक है. तो अगर सिंगुलर मानते हैं तो अब जूही के लिए अगर हम एक प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो दे तो नहीं यूज़ कर लेंगे ना. जूही के लिए तो शी यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर देखेंगे दे यूज़ हो रहा है. दे आप बैंड के लिए नहीं यूज़ कर सकते. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट की प्रॉब्लम है. किसकी प्रॉब्लम है? नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट की. तो फिर ये चॉइस में तो गड़बड़ है. तो दे वाली चॉइस ये हट गई, ये हट गई, बी सी भी हट गया, क्योंकि यहाँ पे देमसेल्स है, यहाँ पर दे है, यहाँ पर दे है. तो भाई डी मार्क हो गया. देखो कितना फटाफट हो जाते हैं क्वेश्चन यूँ, राइट. आपको पता भी नहीं चलता. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स जितने क्लियर होंगे ना उतना आप टाइम इम्प्रूव कर देंगे. पर अनफॉर्चुनेट बात है कि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, फिर स्ट्रगल चलता रहता है, राइट. तो चलिए, अब और कोई क्वेश्चन है? चलो एक और कर लेते हैं. द लेजेंडरी कोच स्ट्रेस 3 पॉइंट्स विद हिज प्लेयर्स. क्या 3 पॉइंट्स बोले? मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट, ये देखिए ये पैरेलल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ना. तो ये बोल रहा है कि लिस्ट में मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रेजिमेन, टू ईट अ बैलेंस डाइट एंड टू स्लीप फॉर एन एडिक्वेट नंबर ऑफ आवर्स. तो लिस्ट पैरेलल स्ट्रक्चर में हमने कहा कि जो भी एलिमेंट्स इन द लिस्ट हैं दे शुड हैव द सेम ग्रामेटिकल फंक्शन, राइट. सो ट्रेनिंग, डाइट एंड स्लीपिंग, इसमें तो मीनिंग कुछ मिस हो रहा है, ठीक है. मेंटेनिंग अ स्ट्रिक्ट रेजीम, ईटिंग एंड स्लीपिंग, तो यहाँ पर पैरेललिज्म इस्टेब्लिश रख देते हैं. फिर यहाँ पर ट्रेनिंग की जगह डाइटिंग होना चाहिए था, ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी. और 3 पॉइंट्स विद दिस प्लेयर्स, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रेजीम, अ बैलेंस डाइट, और यहाँ पर अगर स्लीप होता तो ये भी करेक्ट हो जाती. सो विच इज़ नॉट द केस, हेंस बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है. चलो, तो बस दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. आई होप आपको बहुत मज़ा आया. अब क्या करोगे? आप एनालाइज करोगे, देखोगे कि मुझे क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या चैलेंजेस आए, और जो जो चैलेंजेस आए, जो जो दिक्कत आई, उसको लिखोगे और एक स्ट्रैटेजी बनाओगे कि मैं इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकती हूँ. मैंने कौन कौन से नए वर्ड सीखे, लिखोगे, उनके मीनिंग्स लिखोगे, फिर उनके फ्लैश कार्ड्स बनाओगे और टारगेट रखोगे कि इस हफ्ते में मैं सारे वर्ड्स को याद कर लूँ, ठीक है. इतना तो आप करोगे ना, ठीक है. आई एम श्योर आप करोगे. आप बहुत समझदार बच्चे हो. खूब मेहनत करो. कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.